अब जो हमारा रहेगा पोर्शन, वो रहेगा प्लेन के ऊपर। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, प्लेन होता क्या है इस चीज के बारे में। अब प्लेन जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो प्लेन नहीं है जो हमने पढ़ा था, लेकिन उसी प्लेन को इन वेक्टर पढ़ते हैं। अलग नहीं है कुछ, लेकिन उसको एग्जैक्ट रिलेट नहीं करेंगे कि आपके पास एक एक्सेस है एक वाई एक्सेस है तो आप उसको प्लेन बोल दो, रहेगा वही, लेकिन यहाँ पर आप वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे। आपके वहाँ पॉइंट्स होते थे, तो पॉइंट को हमने क्या माना था, वेक्टर माना था, यहाँ पॉइंट नहीं माने थे। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्लेन को वेक्टर प्लेन लेंगे, यहाँ पर नॉर्मल प्लेन नहीं होगा। द अ प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज अननोन, सॉरी नोन। प्लेन किसको बोला जाएगा, जिसमें से कोई भी एक चीज आपको दे रखी है। पहले नंबर पर, द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज नॉर्मल फॉर्म। पहला तरीका क्या है, जिसमें हम नॉर्मल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या क्या गिवन होगा, एक तो आपको नॉर्मल ऑफ द प्लेन गिवन है, उसके बाद उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन होगी। तो देखिए ये जो चीज है ना, इसको मैं आगे आगे एक्सप्लेन करूंगा वन बाई वन। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि प्लेन कितनी तरह के हमें यहाँ पर रीड करना है। तो हमारा टॉपिक है ये प्लेन, और प्लेन में सबसे पहली टाइप जो हम प्लेन की पढ़ेंगे वो रहेगी द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन की इक्वेशन क्या होगी इन नॉर्मल फॉर्म। अगर मैं ना आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, पढ़िए आपने नॉर्मल इक्वेशन करके कुछ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नहीं सुना एम तो, एक्स प्लस सी। वो नॉर्मल नहीं, वो जनरल फॉर्म होती है। एक नॉर्मल फॉर्म होती है, नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ये प्लेन है, इस प्लेन का मैं एक परपेंडिकुलर लाइन लेता हूँ, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। ऐसे ही वहां पर हम क्या करते थे, एक मेरे पास कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो इस स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये हमारी लाइन है, और इस परपेंडिकुलर को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेट यस लाइन, सर। ये हमारा नॉर्मल। तो यहाँ पर हम प्लेन की बात करेंगे, तो प्लेन में ऐसे बात नहीं करेंगे, नॉर्मली पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे फिर नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे। तो एक्सप्लेन बाद में करेंगे, वन बाई वन पढ़ ही लेंगे हम, इसके डायग्राम समझिएगा। ये है मेरे पास एक थ्री डी डायग्राम। इस थ्री डी डायग्राम में कोई प्लेन ले लीजिए आप, ऐसे करके, ये कोई एक प्लेन है। ये थ्री डायमेंशन भी हो सकता है, फोर डायमेंशन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, जैसे इन्होंने यहाँ बनाया है, हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं अभी। अब इस प्लेन की जो डायमेंशन होगी वो अलग अलग लाइन से अलग अलग होगी। आप इसको यहाँ से अगर नापोगे इस प्लेन तक की दूरी को, तो वो अलग होगी। ये वैल्यू इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे। मतलब ये समझ लीजिए मैं रूम में बैठा हूँ, और रूम में मैंने इसको लेकर सामने रख दिया, तो इस पूरे प्लेन की एक्स एक्सिस से कुछ दूरी होगी, वाई एक्सिस से कुछ दूरी होगी, और जेड एक्सिस से कुछ दूरी होगी। तो पूरे प्लेन की तो मैं अलग अलग जगह पर लूंगा तो अलग अलग होगी ना, लेकिन मैं इस प्लेन की इक्वेशन को रिलेट करूंगा बाकी तीनों एक्सिस हैं इनके रिस्पेक्ट में। तो इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, यस सर। नहीं है? सर आ गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज हैं, इन चीजों की बात करते हैं वन बाई वन। सेकंड नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, इट पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इट परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन। ये है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। हमारी सेकंड पॉइंट ये है।
इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो ये एक गिवन पॉइंट से पास करेगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि परपेंडिकुलर है गिवन वेक्टर के, और पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो इन चीजों को समझिए थोड़ा सा, एक एक करके। ये पूरी चीज क्या कह रही है, आपके पास एक इस तरह से 3D स्पेस है। उस स्पेस के अंदर आपका कोई प्लेन है, और उस प्लेन के आप परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। तो उस प्लेन की ओरिजिन से कितनी दूरी है, पहले तो इसकी बात कीजिए। उसके अलावा वो प्लेन कैसा दिखता है, उस प्लेन को बना लीजिए। मान लो ये वो प्लेन है, एक ही बना रहा हूँ। और ये जो प्लेन है, ये कहाँ से पास कर रहा है, ये एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसकी वैल्यू है P, X1, Y1, Z1। तो यहाँ इसकी एक इक्वेशन हो, प्लेन एक ओरिजिन से इतनी दूरी पर है, और ये पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे एक लाइन होती है, तो ओरिजिन से इतनी दूरी पर है, यानी कि इंटरसेक्शन दे रखा है, और वो पॉइंट किस किस पॉइंट से पास कर रहा है। अब जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट इसके बिल्कुल मिडिल में हो, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। प्लेन पे लाई करना चाहिए बस, यहाँ भी हो सकता है ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट P है। दूसरी बात आई यस तो, सर। यस सर। ये मैं ज्योमेट्री इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाता है, वरना इसकी सिर्फ इक्वेशन याद करके हम काम कर सकते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। हमें इतना प्रैक्टिकल नहीं होना कि हमें दिक्कत आ जाए फिर आके सवाल सॉल्व करने में। थोड़ा सा भी सवाल अगर उसने घुमाया, तो आपके डायग्राम का बिल्कुल आइडिया नहीं रहेगा। थर्ड नंबर पर है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो अब आपको जो इक्वेशन बनानी है थर्ड नंबर पर, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमें इक्वेशन बनानी है प्लेन की। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहे हैं। आपको यहाँ प्लेन बनाना है सबसे पहले। मान लो ये मेरा प्लेन, और इसके ऊपर 3 पॉइंट लाई कर दीजिए आप लाकर। बस ये ध्यान रखना कि वो जो पॉइंट्स आपने लिए हैं वो कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर नॉन पॉइंट होने चाहिए। कोलिनियर। जी, ये 3 पॉइंट्स हैं आपके। तो आगे डायग्राम आपका कैसे भी दे सकता है, वो बोल सकता है कि इस प्लेन से यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक की अलग है, यहाँ से यहाँ तक की अलग, यहाँ से यहाँ तक की अलग। ठीक, कुछ भी हो सकता है। ऐसे समझ लो, एक प्लेन मेरे रूम के कॉर्नर से ऐसे रखा हुआ है। मेरा रूम ऐसे है, यूं, यूं, और दिखने का यूं, यूं, और फिर एक इधर मेरी साइड। इन तीनों के बीच में मैंने इसको रख दिया आड़ा करके ऐसे। तो ये प्लेन ओरिजिन से किसी न किसी दूरी पर होगा। मान लो ये ओरिजिन है, यस। ये ओरिजिन है, यहाँ से किसी न किसी दूरी पर होगा, वो आर हो जाएगी। बाकी इस पे जो 3 पॉइंट लाई कर रहे हैं, मान लो एक पॉइंट लाई करेगा इसके यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ये 3 पॉइंट। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आपके पास प्लेन में पढ़ने के लिए 3 कंडीशंस है। एक बार आप इन तीनों कंडीशन को देख लीजिए, और रफली अपनी कॉपी में बना लीजिए। बना रही हैं आप, यस सर। दिख रहा है स्क्रीन पर। यस सर।
सर, जी, फर्स्ट डायग्राम में जो आपने येलो ट्रायंगल बनाया है, ये क्या है? ये मत बनाइए, अभी मैं बताता हूँ। सर, बना लिया। सर, बना लिए। जी जी, बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। देखिए, पहली हेडिंग हमारी क्या थी? इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पैरेलल, नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सर, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। जब प्लेन है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। मुझे बताइए, नॉर्मल फॉर्म का क्या मतलब होता है? जैसे मेरे पास फिर किसी ये प्लेन है कोई। हाँ हाँ, बताइए बताइए। फिर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर उसका एग्जैक्ट। ओरिजिन से। प्लेन से, ओरिजिन से नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमेशा नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, जिसको मैं किससे दिखाऊंगा? एन कैप से। ये क्या है हमारी? दिस इज दी परपेंडिकुलर वेक्टर है, जो पूरे प्लेन की डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो आपको एक काम करना है, आपको इधर एक प्लेन बनाना है। ये तो आपके पास कार्टेशियन प्लेन है, या कह लीजिए थ्री डायमेंशनल प्लेन है। यहाँ पर बना लेता हूँ मैं एक इस तरीके का प्लेन, छोटा सा। लिख देता हूँ उस पर, ये क्या है? ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो कुछ ना कुछ होगी। तो आप लीजिए, इससे इस तक की जो दूरी है, वो कितनी है? आर, आर कैप। ठीक है। दूसरी चीज, आप डालिए इस प्लेन से एक परपेंडिकुलर। इस डिस्टेंस को थोड़ा सा आड़ा ले लो। इस प्लेन की जो पोजीशन है वो यहाँ पर है कहीं। ये प्लेन की पोजीशन है। ये है आपके पास आर कैप, ओरिजिन से इतनी दूरी पर है। अब आप जा रहे हो यहाँ से नॉर्मल। ये तो वो पोजीशन है जहां पर आपका प्लेन लाई कर रहा है एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या है? पी इज द पोजीशन। और आपने यहां से इस प्लेन से डाला एक परपेंडिकुलर, जो कि ओरिजिन को पास करेगा। तो ये मान लीजिए ओरिजिन को पास कर रहा है, तो इस ब्लू वाले को मैं बोलूंगा नॉर्मल, क्योंकि ये प्लेन के कैसा है? परपेंडिकुलर। और उसको दिखाइएगा एन से। ये है ओ। इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, एन और पी को। तो आपका जो ट्राइंगल देखने में आपको दिखेगा, वो कैसा दिखेगा?
ऊपर वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये है ओरिजिन पॉइंट, ये है वो पॉइंट जहां पर प्लेन लाई कर रहा था, और प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा था वो आ रहा था इधर से। तो एक पॉइंट ये और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला नॉर्मल पॉइंट, आप इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ये क्या है आपके पास, आर वेक्टर। ये जो डिस्टेंस आ रही है इसको आप ले लीजिएगा डी, ये आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये है आपके पास एनपी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आइडिया, तो मैं इसको ऐसे ही लिख लूंगा। ठीक है, ये डायग्राम था हमारा जो मैंने यहाँ पर आपको बना के दिखाया था। अभी जो पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे होंगे आपको इन टर्म्स ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और x1 y1 z1 दे रखे होंगे, इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। तो ये ट्राइंगल मैंने बीच में बनाया है, ये ट्राइंगल का छोटा सा हिस्सा लेकर बना दिया है मैंने। जो ऊपर ट्राइंगल बन रहा है ना आपका, उसी का एक छोटा सा हिस्सा लेकर। नहीं आई समझ यस में? सर। इसमें जो सर प्लेन ये इसमें जो ये मैं प्लेन, नॉर्मल है ये हमेशा ओरिजिन से पास करेगा? नहीं नहीं जरूरी नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा आगे कि नॉर्मल जब ओरिजिन से पास नहीं करेगा तब क्या होगा। ठीक है। यस सर। अब अगर मुझे एनपी निकालना है, तो एनपी निकालने के लिए आप यहाँ पर लगाइए वेक्टर ट्राइंगल लॉ। वो क्या होता है, देखो ये डी है, इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा वो एन कैप होगी। डी इंटू एन कैप, ये आर वेक्टर है और ये एनपी वेक्टर है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करो चलना, ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे वापस आ जाओ। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा बाय अप्लाइंग वेक्टर ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, आप ऐसे लिखो, पहले ओ से एन जाएंगे वेक्टर फॉर्म, प्लस एन से पी जाएंगे वेक्टर फॉर्म, प्लस पी से ओ जाएंगे वेक्टर फॉर्म, और लौट के कहाँ आ जाएंगे, जीरो पर। ये वेक्टर सम ही तो होता है। यस सर। आपने डी एन को क्या माना है, ओ एन को, डी डॉट एन कैप। डी डॉट एन, यानी इसका वेक्टर फॉर्म जो है वो है डी डॉट एन कैप। एन पी आपको नहीं पता, और आपका आर वेक्टर वैसे इधर होता है लेकिन इसमें आप उल्टा आ रहे हैं। तो अभी के लिए आप इसे क्या लिख लीजिए, आप जा रहे हो ऐसे, ऐसे और ऐसे, अब आर आर वेक्टर को उल्टा लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का आर कैप। माइनस। आर वेक्टर इक्वल्स टू किसको हो जाएगा, जीरो। अब अगर आपको सिर्फ एनपी निकालना है, यानी एनपी वेक्टर निकालना है, तो इसको ले लो उधर, ये हो जाएगा आर वेक्टर, और इसको ले लीजिए इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का डी एन कैप। तो आपका एनपी कितने के बराबर आ गया, आर फैक्टर माइनस डी एन कैप। डी एन वेक्टर। अब ये एनपी है क्या, एनपी वो लाइन है ऊपर वाले से अगर आप देखोगे जो कि प्लेन में आ रही है, ये और ये, है ना। यस सर। तो प्लेन की इक्वेशन यही हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल क्या था, ये नॉर्मल था आपका, ये पॉइंट था जिससे पास कर रही थी, इसको नोट कर लीजिए आप। सर इसमें हम ओपी को माइनस में लिखें? ओपी को माइनस में लिखिएगा जी, क्योंकि आप आर वेक्टर आपका अगेंस्ट जा रहा है और आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो आप निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। ओपी का आर वेक्टर थोड़ी ना लिखा मैंने, देखो ये जो वेक्टर था हमारा,
ये जो वेक्टर था ये ऐसे जा रहा था। तो इस वेक्टर की जगह मैं क्या लिखूंगा? ओपी लिखा हूं ना। तो ओपी तो मैं इसकी जगह आर तो नहीं लिख सकता, तो मुझे माइनस आर लिखना पड़ेगा। यस सर। लिख लीजिए। सर डन। ठीक है। अब आप मुझे एक बात और बताइए। अगर एनपी प्लेन है, प्लेन पे लाई करने वाली लाइन है एनपी, और यहां से ये ओ पर आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर, क्योंकि ओ एन जो था वो आपका नॉर्मल वेक्टर था। यस सर। आपने लिखा कि जो आपका ओ एन वेक्टर है वो किसके बराबर है? उसकी डिस्टेंस है डी, इसकी डिस्टेंस के साथ इसकी डायरेक्शन है एन कैप, और एन पी आपने अभी निकाला है वो है आर वेक्टर माइनस डी इंटू एन कैप। यही है। यस सर। तो ओ एन की जगह मैं क्या लिखूंगा? और ओ एन इज इक्वल टू डी, आपका यहाँ से पी एन या एन पी आएगा, एन पी ही लिखिएगा। एन पी वेक्टर जो होगा वो बराबर होगा आर वेक्टर माइनस डी एन कैप। ठीक है। यस सर। अब आपको एक रूल पता होगा डॉट प्रोडक्ट का, कि अगर मैं ओ एन कैप को क्या करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट करता हूँ एन पी कैप के साथ, तो कितना आता है उसको आप लिखेंगे ओ एन का मैग्नीट्यूड एन पी का मैग्नीट्यूड, है ना? ये सब तो लिखोगे। यस। ओ एन यस सर। का मैग्नीट्यूड, एन पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? जीरो। सर 0। 90 है। 90 पर वैल्यू जीरो आएगी, तो आपकी ये वैल्यू 0। जीरो हो जाएगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस डी एन कैप वेक्टर डॉट डी एन कैप। अब इन दोनों का डॉट अगर मैं करूंगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों का डॉट करने के बाद आपको ये जीरो के बराबर ही मिलेगा। अब जीरो के बराबर के लिए ये वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जीरो होगी, है कि नहीं? अगर दो गिनतियों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उसमें से कोई एक गिनती जीरो जरूर होगी। तो आप रखेंगे सर यहाँ से डी एन कैप 0 क्यों नहीं हो सकती? डी एन क्या जीरो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपका जो प्लेन है ना वो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। आपका जो आपने आर वेक्टर लिया है ये इज नॉट एट द ओरिजिन, इज नॉट एट द ओरिजिन। अभी ये ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा, और ये ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा इसका मतलब क्या हुआ? जब ये ओरिजिन पे ही लाई नहीं करेगा, तो ओरिजिन से लाई नहीं करेगा तो या तो ओरिजिन के ऊपर करेगा या नीचे करेगा। अब ऊपर करे या नीचे करे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो आएगी। यस सर। तो यहां से आएगा हमारा आर कैप माइनस डी एन कैप इक्वल्स टू जीरो। तो आपके जो आर वेक्टर की वैल्यू आएगी निकालने में किसके बराबर होती है? आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसके वेक्टर यूनिट वेक्टर के बराबर। ठीक है। कीजिए, नोट कीजिए उसको।
ये सर हो गया। अब देखिए, आप अगर ऐसे निकालेंगे तो ये इसको सिर्फ और सिर्फ आर वेक्टर की वैल्यू देगा, जो कि आपसे नहीं पूछेगा वो। तो आपका जो मेन एम रहेगा वो कैसे रहेगा, आपकी जो ऊपर कैलकुलेशन आई थी इसको लिख के ऐसे काट लेना। ऊपर जो आपकी कैलकुलेशन आई थी वो थी आर वेक्टर माइनस बी एन कैप, और इसको डॉट कर दीजिए किसके साथ, डी एन कैप के साथ। तो ये जीरो हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर, डॉट अंदर आ जाएगा, डॉट डी एन कैप, और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का डी इंटू डी, डी स्क्वायर, और ये एन इंटू एन कितना हो जाएगा, एन कैप डॉट एन कैप। क्योंकि वेक्टर को तो प्रोडक्ट करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर लाके मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ। क्योंकि देखो ये सर। आपके पास लिखा हुआ है टू आई कैप इंटू टू आई कैप, तो आप इसको क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं इसको फोर आई कैप का स्क्वायर, ये तो लिखते हैं। ये सर। अब देखिए क्या होगा इसमें, आपको पता है अगर आई कैप डॉट आई कैप लिखा हुआ है तो ये कितने के बराबर होता है, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, किसके बराबर होता है। वन। वेरी गुड, ये सब के सब किसके बराबर है, वन, वन, वन के। तो ये वैल्यू भी वन के बराबर हो जाएगी। तो आर वेक्टर, इसको तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो इसको बाहर ले लेता हूँ डी को, इससे डॉट में आएगा एन कैप, और ये माइनस का डी स्क्वायर इंटू वन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ बचेगा डी स्क्वायर, इसको इधर ले जाइए, डी स्क्वायर, यहाँ बचेगा डी आर कैप डॉट एन कैप। ठीक है, अब डी से एक डी काट दीजिए, तो देखिए होगा क्या, आपका जो आर वेक्टर है उसको अगर आप एन कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जी, इसी को हम बोलते हैं आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और किसी तरीके से मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि सवाल में आपको जो दे रखा होगा वो एक तो पॉइंट दे रखा होगा, ये पॉइंट आर वाला कैसे दे रखा होगा, आपको आर वेक्टर की वैल्यू दे रखी होगी एक्स वन आई कैप, वाई वन जे कैप, जेड वन के कैप, और उसके अलावा आपको दे रखा होगा एन कैप, यानी कि आपका नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। तो आपको इन दोनों को क्रॉस करना है, और क्रॉस करके आपका आंसर आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसको ताकि और क्लियर हो जाए, या एक दो फॉर्म और पढ़े पहले, बाद में पढ़ेंगे फॉर्म, पहले देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या नहीं। देखिए, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस। आपको डी दे रखा है, ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखी है, एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस। तो आपको दे क्या क्या रखा है, आपको नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू निकालिए, और उसके साथ क्या दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है, और आपको निकाल के बताना है कि आर की इक्वेशन क्या बनेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या बनेगी। तो देखो यहां से आप इक्वेशन जो जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो लिख लीजिए। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, डिस्टेंस यानी कि ये आपको दे रखा है डी, ऑरिजिन से दूरी है, इट्स नॉर्मल वेक्टर यानी कि आपको दे रखा है आपका एन वेक्टर, जिसकी वैल्यू कितनी है, वो है टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप। इस चीज को मैं पीछे कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर हमारी 13 है। देखो इतनी स्लो मैंने आपको चीजें बताने की कोशिश की है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इस एग्जाम्पल से चीजें और इजी हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी काफी ज्यादा। क्या दे रखा है, वेक्टर इक्वेशन, जिसकी डी, डिस्टेंस दे रखी है आपको सिक्स अपॉन कितनी, 29 रूट का, सिक्स अपॉन अंडर रूट 29, 23, कितनी 29 ही है।
और नॉर्मल वेक्टर कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसी को एन कैप मान लेते हैं और इसकी वैल्यू लिख देते हैं 2 i कैप - 3 j कैप + 4 k कैप। 2 i कैप - 3 j कैप + 4 k कैप, जो कि बिल्कुल गलत है। उसने बोला है आपको नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, नॉर्मल वेक्टर की वैल्यू लिखिएगा आप 2 i कैप - 3 j कैप एंड +4 k कैप। अब ये निकालने के बाद में आपको इतना पता है कि आप किस तरीके से एन कैप निकालेंगे। तो एन कैप निकालना होता है यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल वेक्टर। इसे क्या बोलते हैं? ये तो है आपका नॉर्मल वेक्टर, इस पे लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, इजी लगे। ये है आपका नॉर्मल वेक्टर और ये है आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर की अगर आप वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आपको एन कैप निकालना है, वो होता है एन कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ एन कैप। एन कैप की वैल्यू है 2 i कैप - 3 j कैप + 4 k कैप डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, जो कि होगा 2 i कैप - 3 j कैप +4 k कैप √4 + 9 + 16, 16 और 4 20 और 2 29, तो ये हो जाएगा आपका √में 29 ही आ जाएगा। और ऊपर आ जाएगा 2 i कैप - 3 j कैप +4 k कैप। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन नहीं आई। इक्वेशन का होता क्या है? इक्वेशन होती है r वेक्टर डॉट एन कैप = डी के। तो आर की जगह आप आर ही लिखो, उसको कुछ और मत डालो। लेकिन एन कैप की जगह आप लिख सकते हैं 2 i कैप - 3 j कैप +4 k कैप, डिनोमिनेटर में √29 इक्वल्स टू डी की वैल्यू कितनी थी? डी की वैल्यू थी 6/√29। तो √29 से √29 कैंसिल, जो बचा आपके पास वो क्या बचा? वो बचा r कैप डॉट 2 i कैप - 3 j कैप +4 k कैप, और इधर की साइड 6। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इससे ज्यादा मेहनत मत करना। पता लगा इसको भी डिनोमिनेटर में ले जा रहे हो, कुछ नहीं होगा। यही आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और यही आपका आंसर है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये मीटिंग ओवर होने वाली है, दूसरी मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा आप।